क्या आप जानते हैं कि निराला जी की पहली कविता कौन सी है? हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सावधान, प्रश्न के समाधान मैंने एक जादुई शॉर्ट ट्रिक भी जोड़ी है, जिससे मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी आसानी से समझ आएंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से छायावाद की एक फास्ट रिवीजन क्लास हुई थी कल, और उसी क्लास पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न छायावाद से सही हो रहे हैं। अगर इसमें से प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप उस क्लास को जाकर दोबारा देखिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। बिना समय वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की किस प्रसिद्ध रचना को छायावाद की उपनिषद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कामायनी को। कामायनी को छायावाद की उपनिषद कहा जाता है। विवरण: शांतिप्रिया द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा क्योंकि इसमें मानव मन और आत्मा का सबसे गहरा दार्शनिक चिंतन मिलता है। ट्रिक के साथ आप इसे याद रखें। याद करने की ट्रिक: उपनिषद पढ़ने से मन को शांति मिलती है और काम सुधर जाता है। तो इस तरह कामायनी, काम से अर्थ है कामायनी, शांति से अर्थ है शांतिप्रिया द्विवेदी। तो इस तरह इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न 52, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है पल्लव को कहा जाता था। पल्लव 1928 को प्रकाशित हुई थी। विवरण: पल्लव की 40 पृष्ठों की भूमिका में पंत जी ने भाषा, व्याकरण और छंदों पर खुलकर विचार रखे थे, जो छायावाद की नियमावली बन गई। याद करने की ट्रिक: पेड़ के पल्लव हवा में हिल रहे हैं। पेड़ के पल्लव क्या कर रहे हैं? हवा में हिल रहे हैं अपनी घोषणा करते हुए। तो पल्लव, पत्ते, तो इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं। पेड़ के पल्लव हवा में हिलकर अपनी घोषणा करते हैं। प्रश्न नंबर 53, महादेवी वर्मा की रचना रश्मि 1932 में किस धर्म या दर्शन की प्रधानता है? उत्तर है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की दुखदवाद। विवरण: महादेवी जी ने महात्मा बुद्ध के सर्व दुख के सिद्धांत को अपनाया, जिसके कारण उनके गीतों में विरह और करुणा की प्रधानता है। याद करने की ट्रिक: सूरज की रश्मि पड़ते ही बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ था। सूरज की रश्मि यानी कि किरण पड़ते ही बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या फिर ज्ञान हुआ था। प्रश्न नंबर 4 या 54, तोड़ती पत्थर कविता में निराला जी ने समाज के किस वर्ग पर कड़ा प्रहार किया? पूंजीपति वर्ग और सामाजिक असमानता पर। निराला जी ने पूंजीपति वर्ग पर और सामाजिक असमानता पर प्रहार किया। विवरण: इलाहाबाद के पथ पर चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती महिला के माध्यम से उन्होंने अमीरों की संवेदनहीनता को उजागर किया है। याद करने की ट्रिक: गरीब महिला का पत्थर तोड़ना अमीरों के घमंड को निराला झटका देता है। पत्थर तोड़ना अमीरों के घमंड को
निराला जी ने झटका देते हैं। अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य का 7वां सर्ग कौन सा है जो परीक्षा में महत्वपूर्ण या बहुत बार पूछा जाता है? तो इसका उत्तर है कर्म सर्ग। विवरण, कामायनी में कुल 15 सर्ग है, जिनमें कर्म सर्ग ठीक बीच में 7वें नंबर पर आता है, जहां मनु अपनी सुख सुविधाओं से निकलकर कर्म की ओर बढ़ते हैं। ये था। तो इसका याद करने की ट्रिक है, हफ्ते के 7 दिन हमें कर्म करना चाहिए। हफ्ते के 7 दिन हमें कर्म करना चाहिए। तो कामायनी में कुल कितना 15 सर्ग है, तो जिसमें कर्म बीच का सर्ग है। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15। तो कर्म ठीक बीच में रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर हफ्ते के 7 दिन का ट्रिक लिए हैं। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला 1935 किस विदेशी कवि की रुबाइयों में से प्रभावित होकर लिखी गई थी? हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला, ये दो भी इनके ही रचनाएं हैं। यहाँ पर दिया गया मधुशाला, तो मधुशाला विदेशी कवि की उमर खय्यूम की रुबाइयाँ इससे प्रभावित होकर लिखा था। विवरण, फारसी कवि उमर खय्यूम की मस्त मौला शैली से प्रभावित होकर उन्होंने बच्चन जी ने हिंदी में हलावात की नींव रखी थी। उमर खय्यूम की मस्त मौला शैली से प्रभावित होकर बच्चन जी ने हलावात की नींव डाली। हलावात का प्रवर्तक माना जाता है। याद करने की ट्रिक क्या है? मधुशाला में जाकर लोग अपनी उम्र भूल जाते हैं। मधुशाला में जाकर लोग अपनी उम्र भूल जाते हैं। यह था ट्रिक। अगला प्रश्न, छायावाद के किस कवि को प्रकृति का चित्रकार या सुकुमार कवि कहा जाता? प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी ने इन्हें कहा जाता है सुकुमार कवि। विवरण, पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी की वादियों में हुआ था, इसीलिए उनकी कविताओं में प्रकृति का सबसे सुंदर वर्णन मिलता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? प्रकृति के हसीन पंत पर सुकुमार फूल खिलते हैं। प्रकृति के हसीन पंत। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति कविता में सरोज कौन थी जिसके लिए निराला जी ने शोक गीत लिखा? सरोज स्मृति में सरोज उनकी बेटी थी, उनकी बिटिया थी। सरोज कौन थी? तो यहाँ पर निराला जी की स्वर्गीय पुत्री थी सरोज। निराला की 18 वर्षीय बेटी सरोज की बिना इलाज के अकाल मृत्यु हो जाती थी, जिसके गम में उन्होंने हिंदी का पहला शोक गीत लिखा। सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है। याद करने की ट्रिक है, पिता निराला थे पर बेटी सरोज की तरह कोमल थी। पिता कौन थे? निराला जी, पर बेटी कैसी थी? कोमल, सरोज की तरह कोमल थी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता कौन सी है जो 1918 में छपी थी? प्रथम प्रभात। जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात। विवरण, झरना काव्य संग्रह में संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रसाद जी की पहली शुद्ध छायावादी रचना माना जाता है। प्रसाद जी की शुद्ध छायावादी रचना है प्रभात।
अगला इसका याद रखने का ट्रिक, सूरज की प्रथम प्रभात होते ही भगवान का प्रसाद मिलता है। सूरज की प्रथम प्रभात सुबह होते ही भगवान का प्रसाद मिलता है। ये था ट्रिक। प्रश्न 60, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे अक्सर लोग गलत ही उत्तर दे के आते हैं, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये अमर क्रांतिकारी पंक्ति किस छायावाद युगीन कवि की है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये अमर क्रांतिकारी पंक्ति किस छायावाद युगीन कवि की है? तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। विवरण, दिनकर जी छायावाद के उत्तरकाल के ओजस्वी कवि थे जिन्होंने स्वतंत्रता का जन्म कविता में ये प्रसिद्ध नारा दिया था। दिनकर जी की छायावाद के अंतर्गत उत्तरकाल के ओजस्वी कवि थे जिन्होंने जनतंत्र का जन्म कविता में यह प्रसिद्ध नारा दिया था। ट्रिक, अब जब दिनकर उगता है तो अंधकार का सिंहासन खाली हो जाता है। जब दिनकर सूरज उगता है तो अंधकार का सिंहासन खाली हो जाता है। ये थी ट्रिक। 60वां प्रश्न, महादेवी वर्मा के गद्य संकलन अतीत के चलचित्र की विधा क्या थी? ये विधा थी रेखा चित्र या संस्मरण। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, ये 1941 में रचना की गई। अब विवरण, इसमें महादेवी जी ने अपने जीवन में आए गरीब, अनाथ और शोषित पात्रों को सजीव चित्र खींचे हैं। विवरण, इसमें महादेवी जी ने अपने जीवन में आए गरीब, अनाथ और शोषित पात्रों जैसे रामा, बिंदा, लक्ष्मा के सजीव चित्र खींचे हैं। याद करने की ट्रिक, अतीत के चलचित्र देखना यानी यादों की रेखाएं खींचना। अतीत के चलचित्र देखना यानी यादों की रेखाएं खींचना, ये है इसका ट्रिक। प्रश्न नंबर 62, गीतिका काव्य संग्रह के रचयिता कौन है जिसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी? गीतिका 1936, यह है काव्य संग्रह। इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं। विवरण, गीतिका निराला जी की सुरीले गीतों का संग्रह है जिसमें संगीत और छंद का बहुत ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। गीतिका में संगीत और छंद का बहुत ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ट्रिक, निराला जी के गीत हमेशा सबसे निराले होते हैं। निराला जी के गीत हमेशा सबसे निराले होते हैं। युगांत 1936 रचना के माध्यम से छायावाद के अंत की घोषणा किसने की थी? युगांत, युग का अंत 1936 इस रचना के माध्यम से छायावाद के अंत की घोषणा किसने की? सुमित्रा नंदन पंत ने की थी। विवरण, पंत जी ने इस कृति के जरिए यह माना कि अब छायावाद का समय समाप्त हो चुका है और प्रगतिवाद की शुरुआत हो रही है। ट्रिक, छायावाद के युग का अंत करके पंत जी ने नया पंथ यानी कि रास्ता चुना। छायावाद युग का अंत करके पंत जी ने नया रास्ता चुना। ये था ट्रिक। प्रश्न नंबर 64, छायावाद के किस कवि को विद्रोह का कवि या महाप्राण कहा जाता है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। समाज की रूढ़ियों, छंद के बंधनों और गरीबों के खिलाफ हमेशा लड़ने के कारण उन्हें महाप्राण और विद्रोही कवि कहते हैं। महाप्राण और विद्रोही कवि कहा जाता है। याद करने की ट्रिक, जो समाज से विद्रोह करे उसकी आत्मा निराली और महाप्राण होती है। कितना शानदार ट्रिक यहाँ पर दिया गया है। देखो, पूरा निराला जी के बारे में सब कुछ कह सकता है ये ट्रिक। जो समाज से विद्रोह करे उसकी आत्मा निराली और महाप्राण होती है। ये था ट्रिक। प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त 1931 में 1931 में प्रकाशित हुआ था। 1931 में यह नाटक चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद की कहानी दिखाता है। यह जो ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त है, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद की कहानी दिखाता है। ट्रिक, चंद्रगुप्त के मुकुट पर 31 रत्न जड़े थे। चंद्रगुप्त के मुकुट पर 31 रत्न जुड़े थे। अब अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में बंद रहने के दौरान लिखी थी? किस जेल में बंद रहने के दौरान लिखी थी? बिलासपुर जेल में। बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर जेल में रहकर इन्होंने ये रचना पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी। विवरण, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बिलासपुर जेल में डाला था, जहां उन्होंने देश के शहीदों के लिए ये अमर कविता लिखी थी। देश के शहीदों के लिए ये अमर कविता थी, पुष्प की अभिलाषा। इसका ट्रिक है, फूलों का बिला बिलासपुर की जेल में लगा था। फूलों का बेला यानी कि ढेर बिलासपुर की जेल में लगा था। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। इसे आप 1 सेकंड में याद रख सकती हैं। प्रश्न नंबर 67। प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त ये एक पुस्तक है, एक रचना है। इसके आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने इस पुस्तक में इन तीनों महान कवियों के साहित्य की तुलनात्मक और बहुत ही सुंदर समीक्षा की थी। इसका ट्रिक है, प्रसाद पंत और गुप्ता जी की चर्चा पूरे दिन चलती है। दिन का अर्थ है दिनकर जी करते हैं। प्रसाद पंत और गुप्ता जी की चर्चा पूरे दिन चलती है। ये था ट्रिक। प्रश्न नंबर 68। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? तो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है गुलाब। अमीर या शोषक व्यवस्था का। विवरण, निराला ने इस व्यंग्य कविता में कुकुरमुत्ता को गरीब, सर्वहारा और खाद पानी पर पलने वाले सज धज के खड़े गुलाब को अमीर का प्रतीक बनाया। निराला जी ने इस व्यंग्य कविता में कुकुरमुत्ता को गरीब, सर्वहारा और खाद पानी पर पलने वाले सज धज के खड़े गुलाब को अमीर का प्रतीक बनाया। ठीक है, गुलाब महंगा होता है और उसे अमीर ही खरीदते हैं। ये था ट्रिक। गुलाब महंगा होता है और उसे अमीर लोग यानी कि पूंजीपति ही खरीदते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा।
तोती नैतिकता और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह था कहकर डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को किसने बदला? रामविलास शर्मा ने बदल दिया। विवरण: प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने नगेंद्र की परिभाषा का खंडन करते हुए इसमें सामाजिक और आर्थिक कोण जोड़ा था। विवरण: ट्रिक: नगेंद्र की परिभाषा पर विलास ने बड़ा कटाक्ष किया। विलास यानी कि रामविलास। नगेंद्र की परिभाषा पर विलास ने बड़ा कड़ा कटाक्ष किया। प्रश्न नंबर 70। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर अरविंद दर्शन, महर्षि अरविंद के माध्यम अध्यात्म का सबसे गहरा प्रभाव? स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि। स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, अरविंद दर्शन से प्रेरित। अब विवरण: पांडिचेरी आश्रम जाने के बाद पंत जी की विचारधारा बदली और उन्होंने दिव्य चेतना पर आधारित एक काव्यात्मक कृतियां लिखी। इसका ट्रिक: अरविंद जी के दर्शन से पंत जी का जीवन सोना बन गया, यानी कि स्वर्ण बन गया। अगला प्रश्न: नीरजा 1934 काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार मिला था? कौन सा? महादेवी वर्मा को नीरज काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो शेक्सपियर पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। विवरण: ये तत्कालीन समय में महिला लेखिकाओं को दिया जाने वाला बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार था जो उनके उत्कृष्ट गीतों के लिए मिला। ट्रिक: नीरजा को पुरस्कार मिलने की सैकड़ों बधाइयां मिली। नीरजा को पुरस्कार मिलने की सैकड़ों बधाइयां मिली। अगला प्रश्न 72। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है जो मनु को विज्ञान की ओर ले जाती है? ईड़ा किसका प्रतीक है? तो ये ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तर्कशीलता, बुद्धि का ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। विवरण: ईड़ा सारस्वत नगर की रानी है जो मनु को केवल दिमाग और तरक्की के पीछे भागना सिखाती है जिससे अंत में विनाश होता है। ठीक, ईड़ा को उल्टा पड़े तो ढाई या उड़ाई बनता है और अड़ाई कार्ड हमेशा बुद्धिमान लोग लगाते हैं। अड़ाई कार्ड केवल बुद्धिमान लोग लगाते। ये था ट्रिक। अगला प्रश्न, संध्या गीत 1936 के गीतों में महादेवी वर्मा ने स्वयं को किसके समान बताया? स्वयं को दीपक के। महादेवी वर्मा ने स्वयं को दीपक के समान बताया या जलती हुई लौ समझाया। विवरण: वे कहती हैं कि जैसे दीपक चुपचाप जलकर अंधेरा दूर करता है वैसे ही उनका जीवन भी अपने प्रियतम की याद में चुपचाप जलते रहता है। याद करने की ट्रिक: सांझ होते ही घर में दीपक जलाया जाता है, शाम होते ही घर में दीपक जलाया जाता है। अगला प्रश्न, निराला जी की प्रसिद्ध लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में कुल कितनी पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसमें 312 पंक्तियां हैं। विवरण: यह हिंदी की सबसे सशक्त और ओजस्वी लंबी कविताओं में से एक है जिसमें शब्दों का विन्यास बहुत ही खड़ा और संगीतमय है। ट्रिक: राम जी ने शक्ति पूजा के लिए 312 कमाल के फूल चढ़ाए।
कितने चढ़ाए? 312 कमाल के फूल चढ़ाए। 75 प्रश्न, मधु कलश और मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की किस वर्ष की कृतियां हैं? किस वर्ष की कृतियां हैं मधुबाला और मधु कलश? 1936 ई की। मधुशाला 1935 की भारी सफलता के बाद बच्चन जी ने अगले ही साल 1936 में इन दोनों काव्य संग्रहों को बाजार में उतारा। 1935 में मधुशाला, 1936 में अगला संग्रह बाजार में उतारा। मधुशाला में 35 के थे और बाला के साथ कलश लेकर 36 हो गया। 76 क्वेश्चन नंबर, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य संग्रह को माना जाता है? झरना को माना जाता है। झरना जयशंकर प्रसाद जी का है। विवरण, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने झरना को छायावाद की पहली प्रयोगशाला माना क्योंकि इसमें नए नए काव्य प्रयोग पहली बार सफल हुए। विवरण, विज्ञान की प्रयोगशाला में हमेशा पानी का झरना खुला रहता है। ये था ट्रिक। विज्ञान की प्रयोगशाला में हमेशा पानी का झरना खुला रहता है। प्रश्न 77, शेफालिका और बादल राग निराला जी की किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं? शेफालिका और बादल राग, ये दो निराला जी के काव्य संग्रह है प्रसिद्ध। तो ये परिमल, इसका सही उत्तर है परिमल 1930 में। परिमल निराला जी का मुख्य छायावादी आधार स्तंभ है जिसमें उनकी प्रकृति और प्रगतिशील चेतना की शुरुआती कविताएं शामिल है। टिक। बादल बरसने पर परिमल चारों तरफ फैल जाती है, यानी कि सुगंध। परिमल का अर्थ है सुगंध। बादल बरसने पर परिमल चारों तरफ फैल जाती है। ये था इसका उत्तर। विवरण, प्रश्न नंबर 78, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। ये प्रसिद्ध पंक्ति प्रकृति के प्रति किस कवि के अनन्य समर्पण को दिखाती है? छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। विवरण, ये पंक्ति उनकी कविता बाले से ली गई है, जहाँ वे कहते हैं कि वे प्रकृति की खूबसूरती को छोड़कर किसी सुंदर स्त्री के जाल में भी नहीं फंस सकते। याद रखने वाली ट्रिक है, प्रकृति की छाया और माया के सबसे बड़े दीवाने सिर्फ पंत जी थे। क्वेश्चन नंबर 79, यामा काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा की कुल कितनी कृतियों के गीतों को एक साथ मिलाया गया? 4 कृतियों को एक साथ मिलाया गया। वो थे निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। विवरण, इन चारों शुरुआती संग्रहों को मिलाकर ही यामा का विशाल रूप बना, जिस पर उन्हें बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा पर उन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा काव्य संग्रह पर मिला था। ठीक क्या है? यामा गाड़ी के 4 घेर होते हैं। यामा गाड़ी के कितने घेर होते हैं? 4 घेर। ये था ट्रिक। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्यकृति कौन सी है जो उनके जीवन के अंत में आई? कामायनी। जयशंकर के जीवन की अंतिम काव्यकृति है कामायनी, या कामायनी 1935 में आई है। विवरण, कामायनी के बाद प्रसाद जी ने कई बड़े काव्य नहीं लिखे। कोई
कामायनी के बाद प्रसाद जी ने कोई बड़े काव्य नहीं लिखे, केवल कुछ नाटक और उपन्यास लिखे और केवल उनमें से कुछ नाटक और उपन्यास ही लिखे। नाटक और उपन्यास ही लिखे। कब? 1937 में लिखा था। तो इनका निधन हुआ था 1937 में। ये था विवरण। अब देखते हैं ट्रिक। इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य काम से मुक्त होकर आनंद पाना। काम से मुक्त होकर आनंद पाना है। तो ये था ट्रिक। काम यानी कामायनी। अंतिम लक्ष्य क्या है? काम से क्या करना है? मुक्त होकर आनंद पाना है। 81 अपरा 1946 ई और अनिमा किस महान छायावादी का उत्तरकालीन रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इन रचनाओं में निराला जी छायावाद के कड़े और तत्सम शब्दों से बाहर निकलकर बिल्कुल सरल और लोक भाषा की ओर जुड़ गए थे। तो इसका ट्रिक, निराला जी की लीला अपरा और अपरंपार है। निराला जी की लीला अपरा और अपरंपार है। ये था उसका ट्रिक। सुमित्रानंदन पंत जी किस रचना को प्रगतिवादी की पहली रचना या छायावाद से प्रगतिवाद का संधिकाल माना था? युगवाणी को माना था। युगवाणी 1939 में। विवरण। युगवाणी में पंत जी ने महर्षि अरविंद को छोड़कर मार्क्सवाद या समाजवाद को अपनाया। इसका ट्रिक, नया युग आते ही युग की वाणी बदल जाती है। नया युग आते ही युग की वाणी क्या हो जाती है? बदल जाती है। अगला प्रश्न, आधुनिक कवि श्रृंखला के अंतर्गत महादेवी वर्मा के गीतों संपादन किस संस्थान ने किया था? आधुनिक कवि श्रृंखला के अंतर्गत महादेवी वर्मा के गीतों में संपादन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने किया था। प्रयाग की इस नामचीन संस्था ने महादेवी जी के चुनिंदा रहस्यवादी पदों को सजाने के लिए इसे विशेष पुस्तक श्रृंखला को निकाला था। याद करने का ट्रिक, आधुनिक कवियों का सम्मेलन हमेशा प्रयाग में ही था। अगला प्रश्न, करुणालय 1912 में जयशंकर प्रसाद की किस अनूठी विधा की रचना है जो हिंदी में पहली बार लिखी गई थी? करुणालय 1912 जयशंकर प्रसाद की किस अनूठी विधा की हिंदी में पहली बार लिखी गई? गीत नाट्य। यह हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक गीत नाट्य माना जाता है जिसमें पूरी कहानी और संवाद कविताओं और गीतों के माध्यम से गाया जाता है। इसका ट्रिक है, करुणा में डूबे लोग हमेशा गीत गाते हैं। करुणा में डूबे लोग हमेशा गीत गाते हैं। यह है गीत नाट्य। अगला प्रश्न, तुलसीदास खंड काव्य में निराला जी ने कितने छंदों का प्रयोग किया? तो ये प्रश्न 85, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यहाँ पर कन्न खा जाते हैं क्योंकि
ये तुलसीदास से जुड़ा हुआ है। तो तुलसीदास का नाम आते ही भक्ति काल में चले जाते हैं, लेकिन ये भक्ति काल का नहीं है, छायावाद युग की पुस्तक है। तो इसे आप ध्यान से सुनिए। तुलसीदास 1938 खंडकाव्य में निराला जी ने कितने छंदों को प्रयोग किया है? तुलसीदास में इन्होंने 101 छंदों का प्रयोग किया है। तो इसका विवरण, ये एक बहुत ही सघन और कलात्मक विन्यास वाला काव्य है। कैसा काव्य है ये? बहुत ही सघन और कलात्मक विन्यास वाला काव्य है, जिसमें तुलसीदास के रत्नावली को छोड़कर ज्ञान मार्ग पर जाने की कहानी है। इसमें क्या है? तुलसीदास वाले रत्नावली को छोड़कर ज्ञान मार्ग पर जाने की कहानी है। इसे अच्छे से याद कर रखिए। ये इसकी ट्रिक है, तुलसी के पौधों पर 101 बार जल चढ़ाना शुभ होता है। इसका ये ट्रिक के माध्यम से इसे आप अच्छी तरह याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और इसे बहुत से लोग भक्ति काल में चले जाते हैं तुलसीदास का नाम आते ही। तो ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए, समझकर पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 86, लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? लोकायतन महाकाव्य है, लोकायतन एक महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये महात्मा गांधी के जीवन पर है। इसके लेखक है सुमित्रानंदन पंत जी। इसका विवरण और ट्रिक देखते हैं। इस विशाल महाकाव्य के लिए पंत जी को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? सोवियत नेहरू पुरस्कार दिया गया था, जिसमें भारतीयों का लोक जीवन और गांधीवादी दर्शन का ताना बाना है। ट्रिक, गांधी जी पूरे लोक कल्याण या लोक के प्यारे थे और पथ पर चलते थे। पंथ पर यानी पथ पर चलते थे। गांधी जी पूरे लोकायतन के प्यारे थे और रास्ते पर चलते थे। ये था ट्रिक। अगला प्रश्न, क्षणदा और संधिनी महादेवी वर्मा की किस प्रकार की रचनाएं हैं? क्षणदा और संधिनी महादेवी जी की रचनाएं किस प्रकार की है? वैचारिक गद्य और ललित निबंध है। वैचारिक गद्य और ललित निबंध है। क्षणदा में महादेवी जी के उत्कृष्ट निबंधों का संकलन है, जो उनके गद्य काल लेखन उच्च बौद्धिक क्षमता को दर्शाते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? महादेवी जी हर क्षण संधि कराने की बात करती है। महादेवी जी हर क्षण संधि कराने की बात करती है। ये है ट्रिक। चित्रधारा 1918 चित्रधारा 1918 जयशंकर प्रसाद की किस भाषा की रचनाओं की अंतिम संकलन है? तो यह है ब्रज भाषा की रचनाओं का अंतिम संकलन। विवरण, इसके बाद प्रसाद जी ने ब्रज भाषा को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और अपने आगे के सारे कालजयी ग्रंथ केवल खड़ी बोली में लिखा। ब्रजभाषा की चित्रधारा से इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा लिखना बंद कर दिया और खड़ी बोली का आरंभ कर दिया। इसका ट्रिक है, ब्रजभाषा का चित्र अब आधार बनकर रह गया, नया रूप खड़ी बोली है। अगला प्रश्न, गीतिका काव्य संग्रह के गीतों को संगीत की धुनों पर कसने के लिए निराला जी ने किस विद्वान की मदद ली थी? निराला जी ने गीतिका काव्य संग्रह के गीतों को संगीत की धुन में कसने के लिए निराला जी ने किस विद्वान की मदद ली? अपने भाई और तत्कालीन संगीतकार की ली। निराला स्वयं राग रागनियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने गीतिका के
हर गीत के ऊपर बकायदा राग का नाम, जिसे राग भैरवी लिखकर दिया था। ठीक। गीतिका के गीत बिना राग और संगीत के पूरे नहीं होते। गीतिका के गीत बिना राग और संगीत के पूरे नहीं होते। अगला प्रश्न, छायावाद काव्य न कहकर केवल अलंकृत शैली बन गया था। ये प्रसिद्ध आलोचनात्मक प्रहार पंत जी ने किस वर्ष किया था? 1938 में रूपा पत्रिका में किया था। पंत जी ने स्वयं स्वीकार किया कि अब छायावाद केवल शब्दों की सजावट बची है, इसमें से जीवन का सच गायब हो गया है। ठीक। पंत जी ने 38 की उम्र में छायावाद की सजावट अलंकृत शैली का पोल खोल दिया। 91 क्वेश्चन नंबर, हरिवंश राय बच्चन के हलावाद को प्रगति चेतना का अनूठा रूप किस आलोचक ने माना? हलावाद को प्रगतिवाद का अनूठा रूप किस आलोचक ने माना? गणपति चंद्रगुप्त ने माना। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना। गुप्ता जी का मानना था कि बच्चन की मस्ती केवल शराब की नहीं, वह तत्कालीन तंग सामाजिक आर्थिक पाबंदियों के खिलाफ एक आम आदमी की सजावट का ऐलान थी। अगला प्रश्न, याद रखने का ट्रिक पहले, बच्चन जी की हलावात पर गणपति चंद्र जी की विशेष कृपा थी। प्रश्न नंबर 92, कामायनी महाकाव्य का अंतिम सर्ग कौन सा और वह किसका प्रतीक है? कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद सर्ग अंतिम है, प्रतीक अखंड आनंद समरता का। आनंद सर्ग प्रतीक अखंड आनंद या समरसता का। विवरण, 15वें सर्ग आनंद में मनु और श्रद्धा हिमालय की चोटियों पर पहुंचकर मानसिक द्वंद्वों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद की प्राप्ति करते हैं। याद करने के लिए, कहानी के अंत में हमेशा आनंद ही आता है। कहानी के अंत में हमेशा क्या आता है? आनंद ही आता है। अब सवाल नंबर 93, बादल राग कविता में निराला जी ने बादल को किसका प्रतीक माना है? क्रांति और शोषितों के रक्षक का। विवरण, वे बादल से आह्वान करते हैं और जोर से गरजे और बरसे ताकि पूंजीपतियों के महल ढह जाए और गरीब किसान मजदूर को उनका हक मिले। ठीक। बादल का गर्जना समाज में क्रांति का प्रतीक है। बादल का गर्जना समाज में क्रांति का प्रतीक है। ये था उत्तर। प्रश्न नंबर 94, सुमित्रानंदन पंत की किस गद्य रचना को हिंदी का पहला कलात्मक संस्मरण माना जाता है? 60 वर्ष एक रेखांकन को। 1960 में सुमित्रानंदन पंत की किस गद्य रचना को हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है? 60 वर्ष एक रेखांकन को। विवरण, ये पंत जी की आध्यात्मिकता संस्मरण पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने 60 साल के साहित्यिक और व्यक्तिगत सफर को बहुत ही कलात्मक ढंग से लिखा है। तो याद रखने का ट्रिक क्या है? 60 वर्ष पूरे होने पर इंसान अपना पंत मुड़कर पीछे देखता है। पंत हम यहाँ पर समझेंगे पंत नहीं पथ।
पंत जी का है ये, इसीलिए हम पंत से इसे जोड़े हैं। तो अगला प्रश्न 95, महादेवी वर्मा ने अपने घर में पहले गाय पशु पक्षियों पर आधारित कौन सा प्रतिरेखा चित्र खींचा था? मेरा परिवार। महादेवी वर्मा ने अपने घर में पहले पाले गए पशु और पक्षियों पर आधारित कौन सा प्रसिद्ध रेखा चित्र लिखा? मेरा परिवार। मेरा परिवार लिखा। विवरण, इसमें उन्होंने नीलकंठ मोर को, गिल्लो गिलहरी को और गौरा गाय जैसे मुख पशु पक्षियों के प्रति अपने अगाध प्रेम को गद्य का रूप दिया। ट्रिक, पशु पक्षी भी मेरा परिवार है, ये दया महादेवी ही दिखा सकती है। पशु पक्षी भी मेरा परिवार है, ये दया कौन दिखा सकती है? महादेवी वर्मा ही दिखा सकते हैं। ये था ट्रिक। अब तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद के किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तितली और कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद के। कंकाल 1929 में समाज की सड़ी गली सुरुड़ियों पर चोट और तितली 1934 में जमींदारों द्वारा ग्रामीणों के शोषण की यथार्थवादी कहानी। ठीक, तितली उड़कर कंकाल पर बैठ गई। तितली उड़कर कहाँ पर बैठी? कंकाल पर बैठ गई। यह प्रसाद जी का एक नया उपन्यास, अनोखा उपन्यास है। अगला प्रश्न 97। अब हम अंत तक पहुंचने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। निराला जी की अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1961 में लिखी थी? निराला जी की अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है? उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 1961 में लिखी थी। पत्रों पर उनकी पत्रोक्त कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये थी उनकी अंतिम कविता। तो विवरण, ये बहुत ही दर्दनाक और करुणा कविता है। बहुत ही दर्दनाक और कविता है, जिसमें निराला ने अपने जीवन के अकेलेपन, संघर्ष और थक जाने की अंतिम गवाही दी है। जिसमें निराला ने अपने ही जीवन के अकेलेपन को, संघर्ष को और थक जाने की अंतिम गवाही दी है। जीवन का विष बुझते ही निराला जी इस दुनिया से चले गए। जीवन का विष बुझते ही निराला जी इस दुनिया से चले गए। अब 98 क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत ने साल 1938 में किस प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन करके छायावाद से पूरी तरह नाता तोड़ दिया? प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन करके छायावाद पूरी तरह से नाता तोड़ दिया, तो वो था रूपाब पत्रिका। रूपाब पत्रिका से विवरण, रूपाब के माध्यम से ही उन्होंने प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा के लेख और कविताएं हिंदी समाज के सामने रखी थी। किससे? रूपाब से। रूपाब के माध्यम से उन्होंने क्या की? प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा के लेख और कविताएं हिंदी समाज के सामने रखी थी। ट्रिक क्या है आज का? नया रूप अपनाने के लिए पंत जी ने पुरानी पत्रिका निकाली। नया रूप अपनाने के लिए पुरानी पत्रिका निकाली। अगला प्रश्न, कामायनी का कौन सा सर्ग बुद्धवाद पर करारा प्रहार करता है और श्रद्धा मनु को समझाती है? कामायनी में कौन सा सर्ग बुद्धिवाद पर प्रहार करता है, श्रद्धा मनु को समझाता है? तो ये है ईड़ा सर्ग 9वां सर्ग 9th ईड़ा सर्ग। इस सर्ग में दिखाया गया है कि जब मनु केवल विज्ञान और बुद्धि ईड़ा के पीछे भागता है तो समाज में युद्ध और अशांति फैल जाती है। श्रद्धा
श्रद्धा उन्हें दिल की बात सुनने की सलाह देती है। तो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न के पास जा रहे हैं हम। अब देखते हैं। ईड़ा बुद्धि के नौवां सर्ग चक्करों में पड़कर मनो रास्ता भटक गए थे। ये था ट्रिक। अब अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न। छायावाद का पूर्णतः अवसान अंत किस वर्ष हुआ जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी? 1936 में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। विवरण। मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसने साहित्य को कल्पना की दुनिया से निकालकर सीधे जमीन की हकीकत से जोड़ दिया और छायावाद समाप्त हो गया। ट्रिक। साल 36 आते ही छायावाद और प्रगतिवाद का 36 का आंकड़ा हो गया और छायावाद खत्म हो गया। साल 36 आते ही यानी कि 1936 आते ही छायावाद और प्रगतिवाद 36 का आंकड़ा हो गया और छायावाद खत्म हो गया। 36 का आंकड़ा। तो ये थे छायावाद युग के पूरे 100 प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अब ट्रिक के साथ पढ़ने के बाद पूरी ईमानदारी से अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि भाग 2 में आपके कितने सवाल सही हुए। आज का सरप्राइज चैलेंज क्वेश्चन ये है कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग है? इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं हिंदी साहित्य का धमाकेदार अगला दौर, प्रगतिवाद युग। उसे मिस ना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।